नाउ दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब क्या होता है वहां पे? अभी तक का सिलसिला क्या था कि ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1783 के अंदर, और अमेरिकन जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट। यहां से सुनिएगा कि कड़ी से कड़ी मिलाएंगे कि पूरे अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या। नंबर 1, इकोनॉमी का मसला आना शुरू हुआ। इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी। इकोनॉमी डिस्टर्ब क्यों हुई थी, इसका रीजन क्या था, आए देखें। ड्यूरिंग वॉर आपको पता है कि इनका साथ किसने दिया था? फ्रांस ने, स्पेन ने, नेदरलैंड ने। ये कुछ कंट्रीज थे जो कि अमेरिकन का साथ देते थे अगेंस्ट ब्रिटिश। और जब ये साथ दे रहे थे तो इन्होंने इनको डेट भी दिया, वॉर लोन्स भी दिए, और हर तरह की हेल्प की। अब जब सक्सीड हो गया अमेरिका यहाँ से, अमेरिका यहाँ से अब जंग जीत चुका है, तो हो क्या रहा है, इनको अब अपनी चीजें रिपेयर करनी है, दोबारा से रीपेमेंट करनी है। तो हाई डेट से आप इसको याद रख सकते हैं कि जी क्या हुआ। तो वॉर के बाद जाहिर है, देखो वॉर हुई कहीं पे, अब उसके बाद इनके ऊपर कर्जा आ गया। कर्जा किन किन ममालिक से था? फ्रांस और नेदरलैंड मेन है इनके। इसी तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए। पॉलिटिकल क्राइसिस से मतलब ये है कि कुछ लोग कहते थे कि हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेंगे, कुछ स्टेट्स कहते थे हम आपकी बात नहीं मान रहे, कोई कहता था ऐसे मामलात हैं, कोई वैसे। तो अब यहाँ पे आपस में मसले मसाइल इनके शुरू हो गए। ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी, याद होगा आपको, जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था और जॉर्ज वॉशिंगटन की कयादत में हुई थी। इसी के अंदर ना इन्होंने बनाए थे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फिडरेशन। ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फिडरेशन क्या थे? ये बड़े लूज से इन्होंने अपने पास आर्टिकल्स बनाए थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन था, काफी लूज सा था, जिसके अंदर स्टेट्स एम्पावर्ड थी। इसी तरीके से इसके अंदर काफी ज्यादा इश्यूज थे, ड्रॉबैक्स थे इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी टैक्स कलेक्शन की बात नहीं थी। इसके अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल और इस तरह की चीजें इसमें मौजूद नहीं थी। ये सारे के सारे क्या थे? इसके ड्रॉबैक्स थे। इसको जॉर्ज वॉशिंगटन साहब ने कहा था कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फिडरेशन आर लाइक अ रोप ऑफ सैंड। ठीक है। मट्टी से बनी हुई रस्सी है कि ये किसी भी टाइम क्या होगी, अ, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। ये मतलब हमारे काम की नहीं है ये। सही है। तो ये सारी बातें थी अबाउट आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन। अब होता क्या है कि इसके अंदर ड्रॉबैक्स थे, जाहिर है सबको मसले मसाइल थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन लाने की तरफ बात हुई। ठीक है। अब बात होती है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस टाइम के 3 से 4 बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है, यानी जो कि बात करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चीजें लेकर आएंगे। 4 लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनसे राय ली जाती है। दे कम अप विथ वर्जीनिया प्लान एंड न्यू जर्सी प्लान। ये दोनों रियासतें हैं अमेरिका की। जाहिर है जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपको डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय मिलती है। सही है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय मिली। जिसने आपको वर्जीनिया प्लान दिया, ठीक है, उसका क्या कहना था? वर्जीनिया प्लान वालों का कहना यह था कि देखें, हमारी रियासत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उसमें जो मामला चलेंगे तो उसमें 3 ब्रांचेस होनी चाहिए। 3 ब्रांचेस कौन कौन सी बेटा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और
जुडिशरी, ये अभी भी है। फिर उन्होंने कहा 2 हाउस होना चाहिए, यानी कि सेनेट होना चाहिए, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो बड़ी रियासतें हैं पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, इन्होंने ये सारी बातें इसमें की। ये पूरा आपको किताबों में मिल जाएगा, मैं सिर्फ आपको लेआउट बता रहा हूँ कि वर्जीनिया प्लान था क्या। ओके, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे बेटा कि एक चीज बोल दी कि जो बड़ी रियासतें हैं ना उनकी वोटिंग ज्यादा होगी, मतलब छोटी रियासत का अगर एक वोट है तो इनका 2 वोट होगा। इन्होंने इस तरह की बात की इसमें। इनके बरक्स एक प्लान दिया गया, वो था न्यू जर्सी प्लान। अब जाहिर है ये उनसे अपोजिट होगा न्यू जर्सी प्लान। न्यू जर्सी प्लान आपके पास क्या था कि ब्रांचेस तो 3 ही होंगी। ये बात किसने की थी? ये मोंटेस्क्यू ने की थी, और आप इसको कोट भी कर सकते हैं कि जी सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। ठीक है, यूएसए शुरू से मानता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा था 1 हाउस होगा, यानी कि या तो सेनेट रखो या आपके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि बराबरी का कहा था, इक्वालिटी, कि यहाँ पे इक्वालिटी होगी। अब आप देखो कि डिफरेंट लोग मिले और उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट राय देना शुरू कर दी। यहां तक तो सारे मामला हमें समझ आ रहे थे, लेकिन जाहिर है दोनों बिल्कुल ही अपोजिट बातें कर रहे थे। अब इसके बाद बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यहाँ पे एक मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज अ वर्क ऑफ पॉलिटिकल जीनियस। बेटा अब देखो पेपर की डायमेंशन चेंज हो चुकी है, तो वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज अ वर्क ऑफ पॉलिटिकल जीनियस, डिस्कस या इवेल्युएट, ये सवाल आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन वर लाइक अ रोप ऑफ सेंड। वो कहेगा कि भाई ये बात है, अब आप इसको डिस्कस करें। हमारे स्टूडेंट को यूएसए हिस्ट्री मुश्किल इस वजह से लग रही होती है कि उसने इस तरह से पढ़ा ही नहीं होता। ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था। अब ये क्या थी बात, अब मैंने आपको इसका लेआउट बता दिया कि जी आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन जो थे वो वीक थे, और आप उसको बाकी नोट से अपने लाइन आउट कर लेंगे पूरे के पूरे को। ठीक हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों की बात रखी जाती है। पेपर के अंदर इस वाले पार्ट से 2 सवाल आते हैं, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये सवाल बनता है। और दूसरा बनता है डिस्कस, अच्छा दूसरा ये आपके पास बन सकता है, डिस्कस द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ यूनाइटेड, बल्कि उसे अमेरिका ही होता है या यूएसए उस टाइम नहीं था। डिस्कस द अर्ली प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो अब आपको इन सवालों का जवाब भी मिलेगा। मैं ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा क्या है, मैं डायरेक्टली जंप करने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद क्या हालात हुए, कौन सी पार्टी आई और क्या सारे सिलसिलात हुए। ठीक है, मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का बन चुका है और अनएनिमसली ये इलेक्ट करते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन को फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये एक फेडरलिस्ट हैं। आप पूछेंगे सर ये फेडरलिस्ट क्या होते हैं, तो देखिए फेडरलिस्ट कौन होता है। फेडरलिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट में सेंटर कंट्रोल होगा। मतलब जैसे अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हम कहेंगे जी इस्लामाबाद कंट्रोल सब। ठीक है, हर कुछ आपने सेंटर से पूछना है। फिर ये कहते हैं पावर जो है ये कॉमन मैन के पास ना हो, मतलब उन लोगों के पास हो जिनका कुछ असर वसूक होता है, जिनके पास पैसा हो।
इसी तरीके से ये कहते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट होगा हर जगह पे, अगर टैक्स कलेक्शन करना है तो भी, कोई और मामलात है तो वहां पे भी मामलात हो। इसी तरह से कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको हम सब्सिडीज देंगे, कॉमन मैन को नहीं दे रहे। अब ये फेडरलिस्ट आ चुके थे, दूसरे इनके अपोजिट में एंटी फेडरलिस्ट थे। अब यहां से हम बात को रोकते हैं और दोबारा से पीछे जाके देखते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है बेटा कि आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिल गया तो यूएसए का मामला क्या है, यूएसए के अंदर सिलसिला क्या होता है कि ये यहाँ से जो 13 कॉलोनीज हैं जो नॉर्थ वाली हैं, ये अब बन जाती हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये अपने आप को इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही होती हैं। और जो साउथ वाली होती हैं, ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर वाले थे, जो शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर वाले लोग थे। इन्हें लगता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है ये हमारे ऊपर एक जुल्म है। ये वाली पार्टी इसको समझती थी कि यार ये हमारे ऊपर जुल्म है और इनको बेनिफिट मिल रहा है, तो ठीक है। यहां से सिलसिला शुरू हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन ने, क्योंकि ये खुद फेडरलिस्ट थे, इन्होंने इन बातों को सपोर्ट किया और इसी एरा के अंदर एंटी फेडरलिस्ट जो थे लोग, उनके अंदर सेंटिमेंट्स पैदा होना शुरू हो गए। वो क्या थे, पावर जो होगी वो कॉमन मैन के पास होगी, सही हो गया। वो कहते थे रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, वो कहते थे हम जैसे चल रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे, और पावर जो है वो स्टेट्स के पास होनी चाहिए, नॉट इन सेंट्रल। ये एंटी फेडरलिस्ट थे। अब जाहिर है जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं, सबसे पहला होता है जी हम यहाँ पे एक कैबिनेट बनाएंगे अपनी, फर्स्ट कैबिनेट बनती है। कौन बनाता है, जॉर्ज वॉशिंगटन बनाते हैं अपनी पहली कैबिनेट। इनकी जो पहली कैबिनेट है उसमें 4 बंदे रखते हैं अपने पास। अटॉर्नी जनरल होता है इनका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ट्रेजरी होता है, और वॉर का एक सेक्रेटरी रखते हैं ये अपने पास। 2 मेन किरदार आते हैं यहाँ पे, एलेक्जेंडर हैमिल्टन है, खाली हैमिल्टन से याद रख लो। ये होते हैं ट्रेजरी के, यानी फाइनेंस मिनिस्टर समझ लें, और एक होते हैं थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। ये भी मतलब मामलात को चलाने वाले सारे। अब क्योंकि ये फेडरलिस्ट हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, तो इनकी पॉलिसी जरा सुनिएगा क्या है। फेडरलिस्ट का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन वॉर में चले गए। ये वॉर चल रही है फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन की, नॉट इन अमेरिका बट इन डिफरेंट रीजन्स, ये आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। फेडरलिस्ट कहते हैं कि हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, बिकॉज वो स्टेबल है, वो हमसे ट्रेड करेंगे और हमारे लिए आसानियां होंगी। ऐसा उनका मानना था कुछ लोगों का। कुछ लोग थे वो कहते थे नहीं हमें फ्रांस का साथ देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी हम पे मुश्किलात पैदा कर चुका है। नाउ इस पॉइंट के ऊपर एक डाइवर्जेंस लाइन क्रिएट हो जाती है, जहां पे अमेरिकन जो यूनाइट थे किसी जमाने में, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं। यहां तक बेटा बात क्लियर हो गई कि आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर डिवाइड होगा। एक कहता है हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, दूसरा इसको कहता है। तो जो फेडरलिस्ट थे वो ब्रिटेन की साइड पे थे कि नहीं हमें ब्रिटेन से ट्रेड करनी है, और जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो अगेंस्ट थे। तो भाई हैमिल्टन साहब जो थे वो फेडरलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और थॉमस जेफरसन जो थे वो एंटी फेडरलिस्ट थे, बिकॉज ही बिलोंग्स टू
साउदर्न स्टेट्स, ये फार्मिंग वाले थे, गरीब इलाकों से आए थे, और ये लोग जो थे नॉर्थ वाले साइड से थे। यहां से अब आप एक चीज समझें कि जो मुल्क, जो 13 कॉलोनीज पहले यूनाइट हुई थी, अब वो टूट रही हैं। कैसे टूट रही हैं? ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। एक फेडरलिस्ट हो गए, एक एंटी फेडरलिस्ट हो गए। अच्छा, फर्स्ट कैबिनेट बनती है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद फर्स्ट कांग्रेस, यानी फर्स्ट इनकी मीटिंग होती है, मतलब बताते हैं कि जी हमारा हाउस कैसा होगा, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। उसके बाद ये पास करते हैं जुडिशरी एक्ट। जुडिशरी एक्ट क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर एक कोर्ट होगा और एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जो जैसे हमारे मुल्क में भी है। एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सारे कोर्ट उसके अंडर में आएंगे, ताकि जस्टिस वगैरह का मामला हमारे लिए आसान हो सके। ये अच्छा काम किया इन्होंने। उसके बाद क्योंकि एंटी फेडरलिस्ट जो थे, इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, हमें आप काउंट नहीं कर रहे। तो फिर इन्होंने एक चीज पास की, उसे कहते हैं बिल्स ऑफ राइट्स। बिल्स ऑफ राइट्स क्या था जो फेडरलिस्ट ने पास किया? इसमें 10 अमेंडमेंट्स थी, और वो सारी के सारी क्या थी? रिलेटेड टू फ्रीडम। बेटा इसके अंदर ऑलमोस्ट आप 5 या 6 याद कर लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर है मामला कि किसी को किसी भी रेस की वजह से या किसी भी और अथॉरिटी की वजह से दूसरे के ऊपर सबकत हासिल नहीं होगी, यानी कि कोई सुपीरियर नहीं होगा। रिलीजन, स्पीच, ये सब के लिए आप आजाद होंगे, ठीक है। आप आर्म्स रख सकते हो अपने पास। आप जूरी, मतलब आप गरीब हो या अमीर हो, आप जज अपना कर सकते हो, वकील के पास जा सकते हो, ये सारी चीजें। इसी तरीके से पावर जो है वो लोगों के पास रहेगी। ये बिल ऑफ राइट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी फेडरल वालों के लिए। ठीक हो गया, ये इनके अच्छे काम हो गए सारे के सारे। फिर जरा हम आगे चलें तो इसी एरा में क्या होता है? बेटा इसी एरा के अंदर आ जाती हैं आपके पास राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। याद रखिएगा कि अभी तक फेडरल और एंटी फेडरल, ये दो आइडियाज थे। भाई कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी, ठीक है। अब यहां से होना क्या लगा कि जी राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है। दो पार्टीज बनती हैं, एक होती है आपके पास फेडरलिस्ट कहलाते हैं, और दूसरे कहलाते हैं रिपब्लिकन। यहां से एक कंसेप्ट आया था कि फेडरलिस्ट हैं और रिपब्लिकन। आपके पास क्योंकि इनिशियली स्टार्ट जॉर्ज वॉशिंगटन का था, तो फेडरलिस्ट पावर में थे, कांग्रेस में भी, हर जगह में सब अच्छा चल रहा था। बीच में आ जाते हैं एयर्स ऑफ क्राइसिस। ये टर्म भी आ सकती है जी, एयर्स ऑफ क्राइसिस के बारे में लिखें। एयर्स ऑफ क्राइसिस क्या थे? एयर्स ऑफ क्राइसिस ये थे कि आपके पास 1793 एंड 1794, ये दो एरा ऐसे थे जिसके अंदर फेडरलिस्ट संभले भी और खत्म भी हुए। सबसे पहला सिलसिला था गैनेट या जेनेट अफेयर, आप इसको कह सकते हो। जेनेट अफेयर क्या है? फ्रांस के एक एम्बेसडर हैं, उनका नाम था एडमंड चार्ल्स जेनेट। वो यूएसए आते हैं और वो यूएसए वालों को कहते हैं कि आपने हमारी मदद करनी है अगेंस्ट ब्रिटेन। ठीक हो गया। लेकिन फेडरलिस्ट जो थे, इनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है कि हम जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे वॉर में, और हमने फ्रांस वालों का साथ नहीं देना। हमने फ्रांस रेवोल्यूशन वालों का साथ नहीं देना इसमें। अब इससे होता क्या है कि इस अफेयर के बाद जब वो आते हैं, बात करते हैं और कुछ अच्छा नहीं होता, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, जाहिर है एक तबका है छोटा सा, उसके अंदर
नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो रहे हैं कि भाई ये फ्रांस का साथ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम आ रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये किसी और लेक्चर के अंदर जब हम पढ़ेंगे इन डिटेल। फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, ये अपने मोनार्क्स, अपने किंग के खिलाफ खड़े हो गए थे लोग, फॉर लिबर्टी, ब्रदरहुड, इसके खिलाफ। तो लोग कहते थे यार आपको तो इनका साथ देना चाहिए, आप फिर वही ब्रिटेन में घुस रहे हो, आप ब्रिटेन के साथ जा रहे हो। यहाँ एक मामला क्रिएट हुआ। नंबर 2 होता है जी विस्की रेबिलियन। ये भी बड़ा मशहूर वाकया है, ये आ सकता है पेपर में। विस्की रेबिलियन क्या था कि फेडरलिस्ट ने विस्की मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स इंपोर्ट कर दिए थे, टैक्स इन्फोर्स कर दिए थे, यानी कि इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। इस पे विस्की रेबिलियन वाला एक कंसेप्ट हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद क्या सिलसिला है, कैपिटल जो है वो चेंज किया। कैपिटल पहले जो था वो न्यूयॉर्क था, सही याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कैपिटल न्यूयॉर्क था, वहां से चेंज होकर ये आपके पास फिलाडेल्फिया गया, उसके बाद चेंज होकर वॉशिंगटन डीसी आया, जो आज तक इसका वॉशिंगटन डीसी। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माजरत। यहां तक का सिलसिला हो गया सब कुछ। अब क्योंकि सारी ट्रीटीज वगैरह हो चुकी थी, और मैंने आपको बताया कि यूएसए जो है वो कन्फाइंड था अपने एक ही एरिया में, यहाँ पे, सही है ना। ये मैंने आपको बताया था कि पहले सारी कॉलोनीज यहाँ थी, इधर कुछ स्पेनिश और फ्रांस के एरियाज थे वो भी अब खत्म हो गए थे, कुछ नेटिव अमेरिकन रहते थे। अब ये क्या करते हैं, ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करते हैं अपनी, और 3 मजीद स्टेट्स बनना शुरू हो जाते। 3 मजीद स्टेट्स जो हैं आपके पास, वो वेरमोंट है, टेनिसी है, और एक है आपके पास कनेक्टिकट करके कुछ इसका नाम है। ये 3 स्टेट्स भी बन जाती हैं, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन होती है। ये वाला जो पूरा पीरियड है ये टर्बुलेंस का पीरियड है, और ये टर्बुलेंस है यूरोप में। क्यों है, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन तीनों लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जॉर्ज वॉशिंगटन साहब ने न्यूट्रलिटी इख्तियार की हुई है, कहते हैं हमने जंग नहीं करनी। जाहिर है हम तो अभी खुद इस पॉइंट पे नहीं है, अभी तो हम खुद संभल रहे हैं, सही है, हमने कोई जंग वगैरह नहीं करनी, ये वॉशिंगटन साहब की पॉलिसी। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर राइज होता है नेपोलियन का, नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट हो जाती है फ्रांस के अंदर। यहाँ पे वॉर्स स्टार्ट होती हैं, होता यूं है कि यूएस की जो लॉयल्टी है अब वो डिवाइड होना शुरू हो गई। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि एक तरफ आपके पास वो लोग हैं, यूएसए डिवाइडेड है किसके दरमियान, फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान है। ठीक है, हो क्या रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी पावर करने के लिए ये अमेरिकन शिप्स को कैप्चर भी करते हैं, इनके बंदों को इंस्लेव भी बनाते हैं। भाई आप दोनों लड़ रहे हैं और अमेरिका बीच में पिस गया है, अमेरिकन वेसल्स वगैरह पिस रही हैं सारी। तो इसके लिए कांग्रेस में बात की जाती है कि भाई अब करना क्या है, इनको जवाब दें, लड़ें, हम इनसे क्या करें। तो क्योंकि न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी, सही है, तो ये कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना नहीं है, हमने डिप्लोमेसी की तरफ जाना है। तो ठीक है जी, डिप्लोमेसी कीजिए। डिप्लोमेसी में क्या है, सबसे पहले ये जाते हैं कि इसमें ब्रिटेन के पास जाते हैं, ये ब्रिटेन से जाके बात करते हैं कि जी आप जो है वो हमारी शिप्स को छोड़ दें, हमारे बंदों को आजाद कर दें, सब कुछ। तो अमेरिका के एक चीफ जस्टिस है, उनका नाम है जॉनसन जे करके इनका नाम था, आप इसको जे ट्रीटी से याद कर सकते हो। ठीक है, इनका नाम जो है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, जस्टिस जॉन जे, जॉनसन नहीं, जॉन जे इनका नाम था। तो इनकी जे ट्रीटी होती है, और ये ब्रिटेन के पास जाते हैं, इनसे नेगोशिएशंस करते हैं। लेकिन ये जो नेगोशिएशंस जाके कर रहे होते हैं, इसके अंदर ब्रिटेन अपर हैंड रखता है अपना,
ठीक है, ये क्या कहते हैं कि आपके जो ट्रूप्स मौजूद हैं अभी भी कुछ एरियाज में अमेरिका के, आप उनको निकालिए। ठीक है, और जो शिप्स, जो फूड सप्लाईज आपने ली हुई हैं हमारी, फ्रांस के रास्ते रोकी हुई हैं आपने, आप उसको दें। इसी तरीके से जो आपने लोगों को कैप्चर किया है ड्यूरिंग रेवोल्यूशन और अपनी शिप्स में आपने भर्ती किया है एज अ नेवी, और ये सारी चीजें आप उनको भी रिलीज करें। ये सारी बातें वो करते हैं जाके। लेकिन लिखा है जी, बट जे फेल टू विन कंपनसेशन फॉर स्लेव्स, लेकिन इन्हें कंपनसेशन नहीं मिलता। ये ऐसी ट्रीटी थी जिसके अंदर अमेरिकन को तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन सब कुछ ब्रिटेन को हासिल होता है, जिसके अंदर ये इनसे वादा भी कर लेते कि हम आपसे ट्रेड करेंगे, सही है, हम फ्रांस का साथ नहीं दे रहे, और वगैरह वगैरह, बहुत लंबी सारी चीजें। आप इसको जब रीड करेंगे तो इसमें सारी कुछ, बस ये याद रखिएगा ब्रिटेन का अपर हैंड था। अब जब ये खबर मिलती है अमेरिकन को, अमेरिकन गॉट न्यूज, तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से एंग्विश हो जाते, नाराज हो जाते हैं, एंग्री। कहते हैं कि यार पता नहीं ये देखो कैसी ट्रीटी करके आ गया, ये इसे समझ ही नहीं आ रही है कोई। चले जी, ब्रिटेन से मामला हुआ, जंग तो नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जी जंग वंग नहीं करनी, हमने हमने आपसे ट्रीटी कर ली, जेस ट्रीटी हो गई, खत्म हो गई बात। उसके बाद जाते हैं जी स्पेन। स्पेन में एम्बेसडर भेजते हैं, वहां होती है सैन लोरेंजो, या इसको कहते हैं पिन कीस ट्रीटी। ये सब ना नाम है इनके, एम्बेसडर्स जो गए थे ना, तो आप वो परेशान नहीं होइएगा कि सर याद कैसे रखेंगे, ये इनके एम्बेसडर्स हैं सारे। अच्छा, इसके अंदर क्या बात की गई, स्पेन के साथ नॉन एग्रेशन की बात की, और कुछ एरिया जो कि स्पेन के कंट्रोल में था वो इन्होंने वेस्ट के अंदर ले लिया। स्पेनिश कंट्रोल एरियाज की बात हुई यहाँ पे। अच्छा, क्यों लिया, क्या लिया, देखें, तीन पावर्स थी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन। ब्रिटेन नंबर वन पे, फ्रांस टू पे, स्पेन थर्ड पे। स्पेन ऑलरेडी वीक हो चुका था और उसके पास इतनी सलाहियत नहीं थी, तो उसने ये वाला एरिया जो है ट्रीटी करके अमेरिकन को दिया, और उसने भी नॉन एग्रेशन की पॉलिसी इख्तियार की। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर हो रही होगी कि न्यूट्रलिटी थी तो ब्रिटेन के पास गए, न्यूट्रलिटी थी तो ये स्पेन के पास चले गए, और इन्होंने इनसे बात करना शुरू कर दी। ठीक हो गया, यहां से इन्होंने अपनी साइट्स को सेव कर लिया। नेक्स्ट आपके पास मामला होता है 1796 आता है, और 1796 में वॉशिंगटन साहब, क्योंकि दो दफा प्रेसिडेंट रह चुके थे, अब रिफ्ट्स होती हैं इनकी, जैसे अपनी कैबिनेट में होता है ना कि हमारा मिनिस्टर बात नहीं सुन रहा, या रशिया से तेल लेना या अमेरिका से, तो वहां पे भी यही वाले सिलसिले हुए पॉलिसी के खिलाफ, और ये स्टेप डाउन हो गए कि भाई मैं थर्ड टाइम में खड़ा ही नहीं हो रहा। और इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया कि कोई भी बंदा दो से ज्यादा टर्म्स नहीं ले सकता कंसेक्यूटिव। वॉशिंगटन ने बात बना दी। इसके बाद क्या होता है, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में वाइस प्रेसिडेंट जो थे जॉन एडम्स, वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये बन जाते हैं, और ये भी कौन है, फेडरलिस्ट। अब आपको थोड़ा सा सिलसिला समझ में आ रहा होगा कि यूएसए जो है ना एक ही पॉलिसी अपनाता है। भाई जो जो पॉलिसी इनकी थी वॉशिंगटन की, वही सारी पॉलिसी किसकी होंगी, जॉन एडम्स, सेकंड प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जॉन एडम्स आ चुके हैं इस पूरे सीन के अंदर। 1796 में हो क्या रहा है कि स्पेन और ब्रिटेन से तो हमने ट्रीटी कर ली, बट अब फ्रांस वर्सेस अमेरिका स्टार्ट हो जाता। ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि अब फ्रांस कह रहा है कि यार हमने अलायंस बनाया था जिसमें हमने आपके साथ मिलके हमने ब्रिटेन को हराया, सही है। उसके बाद आपने न्यूट्रलिटी रखी, हमने कुछ नहीं बोला, फिर आप ब्रिटेन से मिले, आपने जे ट्रीटी की, आप कह रहे हो ना हमसे ट्रेड करोगे, आप कह रहे हो कि ना आप हमें सपोर्ट करोगे, तो ये तो गलत है। ये सब बातें फ्रांस को गुस्सा दिलाती हैं,
और एक वॉर शुरू हो जाती है, फ्रांस वर्सेस अमेरिका। ठीक है। होता क्या है कि फ्रेंच नेवी अमेरिकन शिप्स को और सामान को, क्योंकि पहले तो नेवल था सब कुछ, तो नेवी वॉर्स थी हैं, और फ्रांस कैप्चर कर लेता है नेवी शिप्स एंड मिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ कार्गो, यानी जो सामान वगैरह था वो सब कुछ फ्रांस अपने पास रख लेता है। क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड वॉर थी और कोई भी चाहता नहीं था, जॉन एडम साहब को मशवरा दिया गया फुल फ्लैज वॉर की जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा जी, कर लो मुज़ाकरात। हिस्ट्री कहती है उन्होंने तीन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, तीन एम्बेसडर भेजे फ्रांस से बात करने के लिए। इनका नाम है XYZ। तो XYZ अफेयर्स क्या हैं कि तीन लोग अमेरिका से जाते हैं और फ्रांस के साथ नेगोशिएशंस करते हैं। नेगोशिएशंस में जैसे अमेरिकन जाते हैं, इनको ऑलरेडी गुस्सा होता है, तो फ्रांस डिमांड करता है कि आप हमें ब्राइब दो, 250,000 पहले ये ब्राइब दो हमें, और हमें $10 मिलियन के आप क्या प्रोवाइड करो, लोन प्रोवाइड करो। लाइक यार, वो नेगोशिएशंस करने आपके पास पहुंचे हैं और आप इस तरह से इनके ऊपर बातें कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इन्होंने इन बातों को नहीं माना। अमेरिकन ने कहा कि नहीं, हम ये मान ही नहीं रहे आपकी जो डिमांड्स हैं। अगेन वॉर। ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द विंटर 1798 अनडिक्लेयर्ड वॉर हो जाती है। 1798 चल रहा है भाई यहाँ पे, और अब आपके पास यहाँ पे हो जाती है वॉर। सही है। अब जब ये वॉर चल रही है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक एक्ट आता है। नेक्स्ट एक्ट आता है आपके पास, जिसे कहते हैं एलियन एंड सेडिशन एक्ट। ये फेडरलिस्ट एक्ट लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि गुस्सा था उनको ना, कि यार देखो, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, अभी हम पटरी पे आए नहीं, अब ये सारे मामलात हो रहे हैं। वो इसके अंदर दो तीन खतरनाक बातें लिखते हैं। नंबर वन, कि जिसको रेजिडेंसी चाहिए ना, अब वो 5 नहीं बल्कि 14 साल तक अगर रहेगा उसके बाद उसको मिलेगी। ठीक है। इसी तरह यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी नॉन सिटीजन को, यानी जाहिर है कौन हुआ नॉन सिटीजन, या तो जो ब्रिटेन से आया हो या वो फ्रांस से आया हो, उसको वो क्या करेगा, इम्प्रिजन करवा सकता है। ठीक है, जेल में डलवा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसी तरीके से अगर उसको थ्रेट महसूस होगा तो भी वो कोई ना कोई इस पे कार्रवाई करवा सकता है। और फोर्थ बात ये की थी कि कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, किसको, गवर्नमेंट को एंड कांग्रेस। ये तो खैर हमारे मुल्क में भी है कि आप ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ये सारे। नाउ ये सब जॉन एडम्स के दौर में हो रहा है। और एलियन एंड सेडिशन एक्ट अगर आप देखें तो शायद बाकी सारी बातें तो आपको ठीक लगें, लेकिन ये जो एक बात है आखिरी वाली, इसने फेडरलिस्ट की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया कि लोग कहते थे कि यार, हमारे पास तो आज़ादी नहीं है, हमारे पास लिबर्टी नहीं है। अगर हमें अपनी स्टेट से या हमें गवर्नमेंट से मसला है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सही। अब इसके खिलाफ शुरू हुए मसले मसाइल, और फेडरलिस्ट को एज एन ऑपरेसिव पार्टी देखा जाना शुरू हुआ। ऑपरेसिव समझते हो? ऑपरेसिव का मतलब ये हुआ जुल्म सितम करने वाली। देखो ना यार, ये जो एलियन और सेडिशन एक्ट वो लगाते हैं आफ्टर XYZ अफेयर्स, ये क्या है, ये जुल्म है ना, कि आप किसी भी सिटीजन को आप पकड़ लोगे अगर डर होगा, थ्रेट्स है, कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता। तो इसको एज एन ऑपरेसिव पार्टी देखा जाने लगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब अगले इलेक्शंस होते हैं
1800s के, तो उसमें विक्ट्री जो है वो इनके अपोजिट जो हैं उनको मिलती है, जो थे थॉमस जेफरसन साहब। ये एंटी फेडरलिस्ट थे, रिपब्लिकन थे। ये विक्ट्री लेकर आते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि 1800 में क्या हुआ। ठीक हो गया? तो यहाँ तक का अगर मेरे पास लास्ट 2 मिनट हैं, मैं इसको अगर ओवरव्यू आपके लिए कर दूं, तो देखें हमने स्टार्ट कहाँ से लिया कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर हुई, सही है? उसके हालात हम देखेंगे, आफ्टर मैथ क्या थे। पॉलिटिकली, इकोनॉमी, सोशली यूएसए डिस्टर्ब था। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो दो प्लान्स आए थे इनके पास, वर्जीनिया एंड न्यू जर्सी प्लान। दोनों प्लान्स को बीच में रख के एक पॉलिटिकल जीनियस से काम हुआ और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, सही है? जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो अब इनकी काबीना में दो किस्म के लोग बन जाते हैं, एक होते हैं फेडरलिस्ट और एक होते हैं एंटी फेडरलिस्ट, सही है? फर्स्ट कैबिनेट के अंदर दो मेन बंदे थे, हैमिल्टन और जेफरसन। ये पहली कांग्रेस लेकर आते हैं, जुडिशरी एक्ट होता है, बिल्स ऑफ राइट लेकर आते हैं। ये सारे अच्छे काम हैं जो फेडरलिस्ट करते हैं। इसी दौरान दो पार्टी सिस्टम लॉन्च होता है, फेडरलिस्ट और रिपब्लिकन। फेडरलिस्ट प्रो ब्रिटेन थे, रिपब्लिकन जो थे स्पेन और फ्रांस के सपोर्ट करने वाले थे। सब अच्छा चल रहा होता है, एयर्स ऑफ क्राइसिस आता है 1793 एंड 1794। उसके अंदर जेनेट अफेयर होता है, विस्की रेबिलियन होता है और इनका कैपिटल चेंज होता है। यूरोप के अंदर टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाती है। वॉशिंगटन की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी होती है। ब्रिटेन से नेगोशिएशंस करते हैं, स्पेन से करते हैं, और फिर ये नेगोशिएशन किससे करते हैं? फ्रांस के साथ, जो अल्टीमेटली फेल हो जाती है। सबसे बड़ा इवेंट होता है XYZ अफेयर्स, और इसके बाद ये चले जाते हैं एलियन एंड सेडिशन एक्ट पे। और एलियन एंड सेडिशन एक्ट के बाद क्या होता है जी? फेडरलिस्ट की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और रिपब्लिकन्स का एरा स्टार्ट हो जाता है। ये सारी कहानी है। इंशाल्लाह डिटेल में क्या सवाल थे, क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको पास पेपर सॉल्व करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।